औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के मुबारक नाम से, पाक नाम से, जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क या ज़ुल जलाल वल इकराम है, या हय्यो या क़य्यूम है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। जेंटलमैन, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू लेक्चर और एज़ पर माई हैबिट, एज़ पर माई कल्चर और एज़ पर आर ब्रांड, आपको पता है कि लेक्चर के शुरू में ही मैं आपसे कोई अच्छा मैसेज शेयर करता हूँ और ये मैसेज ऐसा होता है कि जो आपके बेनिफिट के लिए होता है, मेरे बेनिफिट के लिए होता है, और इस मैसेज का मीनिंग ये होता है, तो आई वांट टू रीश्योर दी थिंग्स टू माई सेल्फ एंड टू माई कोलीग स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स लाइक यू। ये कुरान शरीफ की आयत है जिसकी मीनिंग है एंड से माई लॉर्ड, और कहो ए मेरे रब, हैव मर्सी अपॉन देम एज दे ब्रॉट मी अप व्हेन आई वाज स्मॉल। ये वालिदैन की रिस्पेक्ट के मुतल्लिक है कि आपके वालिदैन अल्लाह के बाद जिस हस्ती ने कायनात में जिसके आप एहसान नहीं लौटा सकते, जिनके एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते, अगर वो ना हमें पालते तो हम मर चुके होते। आपको पता है पाकिस्तान में आज की डेट में भी पर एनम अराउंड 2 से 2.5 करोड़ जो इंसान हैं, वो छोटे बच्चे जो इंसान के छोटे मासूम बच्चे जो हैं, नमूनिया से उनकी डेथ हो रही है। याद करें सर्दियों की सर्द रातें, धुंध वाली रातें, ठंडक वाली रातें, जब आप पाँव अपनी लिहाफ से बाहर निकालते हैं, बिस्तर से बाहर निकालते हैं तो वो भी ठंडा हो जाता है। उस वक्त माँ हंसती हुई बच्चे को उठा के एक रात में 20 दफ़ा भी वाशरूम लेके जाना पड़े तो जाती है। सलाम है माँ तुझे, सलाम है मेरी माँ तेरी अज़मत को, और सलाम है हर बाप को जो अपने दिल की हर गहराई के साथ सारी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करता है। एक हदीस शरीफ में है, बाप की दुआ और रब के दरमियान कोई नहीं आता। अल्लाह के प्यारे रसूल से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तुम पे मुझ पे सबसे पहला हक किसका है? आपने कहा तेरी माँ का। 3 दफ़ा तेरी माँ का, तीसरी दफ़ा पे कहा आपकी वालदा का, चौथी दफ़ा कहा वालिद का। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। इतनी बड़ी हस्तियाँ, इतने बड़े लोग, इतना बड़ा हक वाले लोग, और जिनकी दुआएं रब्बे ज़ुल जलाल भी नीचे आके करीब आके सुनता है, उनकी दुआओं का मान रखता है अल्लाह। ये मेरा और आपका असासा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इनकी दिल से इज्जत करें, इनको दिल से सुकून दें, इनकी अच्छाई मांगें, इनकी खैर मांगें, इनकी बरकत मांगें, और अल्लाह के आगे भी गिड़गिड़ा के कहें या अल्लाह इनको माफ़ कर दे। इंसान है, कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है। जो दुनिया से चले गए हैं उनकी मगफरत की दुआ करें, और जो दुनिया में हैं उनकी हम खिदमत करें, और अल्लाह मुझे और आपको, हमारे माँ बाप को स्वाय अपनी ज़ात ज़ुल जलाल के किसी का मोहताज ना करे और हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलाए। दूसरा मैसेज है, लेट्स रिस्पेक्ट लव एंड केयर फॉर आवर मदर्स एवरी डे। माँ जो होती है, लफ्ज़ माँ रब की मोहब्बत का दूसरा रूप है। कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है माँ की निस्बत 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं इंसान से। तो अल्लाह ने अगर कंपैरेटिव स्केल भी रखी तो माँ रखी। माँ वाकई कमाल है। मैं नेशनल ज्योग्राफिक में देखा है कि माँ अपने बच्चे को छुड़ा के ले आई थी शेरों के जंगल से। सो एनिमल प्लेनेट पे या नेशनल ज्योग्राफिक पे ये प्रोग्राम चल रहा था। तो व्हाट आई वांट टू से इज, अगर एक जानवर की माँ का ये कमाल है तो मेरी और आपकी अशरफुल मखलूक़ात की माँ का क्या कमाल होगा। सो लेट्स रिस्पेक्ट मदर्स, लेट्स ओबे देम, लेट्स हम उनके दिल से दुआएं लें और उनको खुश रखें। अल्लाह मुझे और आपका हमेशा हामी नासर, और हमें कोशिश करे अल्लाह पाक कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करके ये फ्रूट्स हासिल कर सकें। Gentlemen, with this we are starting with the summary of the lecture 20 which we read last time. मैं आपसे उसकी समरी इसलिए शेयर करना चाहूँगा कि एज पर पैटर्न पुरानी समरी शेयर करने से माई सेल्फ एंड योर सेल्फ आर ऑन द सेम पिच, और आपके लिए लेक्चर की कॉम्प्रीहेंशन भी थोड़ी आसान हो जाती है। लास्ट टाइम वी डिफाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कैश कंट्रोल। इंटरनल कैश कंट्रोल क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इस पर हमने बात की थी। फिर उसके बाद वी आल्सो डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस पे बात हुई थी। देन वी आल्सो एक्सप्लेन्ड मीन्स ऑफ अचीविंग इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश ट्रांजेक्शंस। जो मीन्स हैं इंटरनल, हमारे मीन्स हैं, वी एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ अचीविंग इंटरनल कंट्रोल को अचीव करने के मीन्स ओवर कैश ट्रांजेक्शंस। जो कैश ट्रांजेक्शंस के उनके मीन्स हैं, उसके तरीक़ेकार हैं, उस पर हमने बात की थी।
उसके बाद वी आल्सो डिस्कस द प्रोसेस फॉर कंट्रोल ओवर कैश रिसेप्ट्स एंड डिस्पर्समेंट्स। कैश रिसेप्ट्स और डिस्पर्समेंट्स पे हमने बात की थी कि कैश रिसेप्ट्स और डिस्पर्समेंट क्या हैं, उन पे बात हुई थी। उसके बाद वी आल्सो एक्सप्लेन्ड रिकॉन्साइलिंग जर्नल एंट्रीज। रिकॉन्साइलिंग जर्नल एंट्रीज क्या हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है, इनकी क्या इम्प्लीकेशंस है, उस पर भी बात आई हुई थी। एंड वी आल्सो डिस्कस द इंटरनल कंट्रोल ओवर दी मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शंस। जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, जो मटेरियल कंट्रोल्स की इम्प्लीकेशंस हैं किसी इंटरप्राइज के लिए, किसी बिजनेस यूनिट के लिए, उनकी मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शंस पे किस तरह होती है और उनको कैसे हैंडल किया जाता है। वी कवर्ड ऑल दैट लास्ट टाइम। नो वी स्टार्ट विद द स्माइल लेक्चर 21। अगला लेक्चर जो हमने कवर करना है उसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और लेक्चर 21 में इंटरनल कंट्रोल और कैश पे बात होगी। पहले इंटरनल कंट्रोल जो है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग एसेट्स फ्रॉम इम्प्रॉपर यूज एंड फॉर द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स आर इरेगुलरिटीज इन अकाउंटिंग। ये वो पॉलिसीज हैं, ये वो प्रोसीजर्स हैं, ये वो स्टेप्स हैं कि एरर्स ना हो और इरेगुलरिटीज अकाउंट्स में करना हो, इसको इंटरनल कंट्रोल कहा जाता है। इंटरनल कंट्रोल्स की गुड मेजर से कैश की और जो अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन है फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड, वो एक पॉजिटिव लाइन पे रहती है और ठीक रहती है। एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के कौन से एलिमेंट होंगे जो इंटरनल कंट्रोल डेवलप किया जाएगा किसी एंटरप्राइज यूनिट। पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट होगी उसकी। उसके बाद फिर उसका अकाउंटिंग सिस्टम है, कंट्रोल एनवायरनमेंट पे बात होगी, फिर अकाउंटिंग सिस्टम है उसका दूसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट है उसका कंट्रोल प्रोसीजर्स। सो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द इंटरनल कंट्रोल्स, तो इसके तीन पिलर्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं। पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा है अकाउंटिंग सिस्टम और तीसरा है कंट्रोल प्रोसीजर्स। नाउ विल टॉक अबाउट द कंट्रोल एनवायरनमेंट्स। दिस इज द एलिमेंट नंबर 1 ऑफ द कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल जो हम बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है जी? मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। ये मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है और उनका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, उस पर ये बात करता है। देन इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है और किस तरह चलता है। तीसरा उसमें ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो ऑडिट कमेटी है उस पर बात करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते हैं, ऑडिट कमेटी क्या कहती है और किस तरह होता है। देन इट इज़ द असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी असाइनमेंट कैसे होती है, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स की क्या अथॉरिटी है, उनकी फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, क्या वो अथॉरिटी के लिहाज से ऑपरेट कर रहे हैं, और उस फाइनेंशियल पावर की एग्जीक्यूशन जो है एज पर प्रोसीजर्स हो रही है। जो रूल ऑफ द गेम है, रूल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ने डिसाइड किए हैं वो हो रहे हैं। प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोसीजर्स गैप वगैरह फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देन इट इज़ द कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, कि कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस कैसी है, इज इट पॉजिटिव फीडबैक, इज इट नेगेटिव फीडबैक, एरर की रेशो ज़्यादा है कम है या क्या है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की आउटपुट क्या है, जो प्रोडक्ट इज दी आउटपुट जो मैकेनिज्म की तरफ से हम करना चाहते हैं, व्हाट इट इज गोइंग ऑन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड और इट इज गोइंग टुवर्ड्स दी नेगेटिव साइड। देन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं, जो ऑन ग्राउंड पॉलिसीज एंटरप्राइज ने बनाई हैं कैसी हैं। पॉलिसी बना देना काफ़ी नहीं होता, उनकी प्रैक्टिस करना, उनको इम्प्लीमेंट करना इज अनदर थिंग, कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ऑर्गेनाइजेशन कितनी सिंसियर है, ऑर्गेनाइजेशन उस इम्प्लीमेंटेशन में क्या इंटरेस्ट ले रही है और ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट की उसमें क्या कमिटमेंट है। देन दूसरा एलिमेंट था इंटरनल कंट्रोल्स का जो हम बात कर रहे थे, दैट इज द अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन एंड री रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल वैलिड ट्रांजैक्शंस। जितनी भी वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग और उनकी आइडेंटिफिकेशन करना जो है ये अकाउंटिंग सिस्टम का काम है। उसके बाद प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी क्लासिफिकेशन इंश्योर करना कि ये प्रॉपर है, ठीक है, रेलिवेंट है, अप टू द मार्क है। उसके बाद प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ डॉलर अमाउंट, जो डॉलर अमाउंट है उसकी प्रॉपर मेजरमेंट को इंश्योर करना। उसके बाद असाइनमेंट टू द प्रॉपर पीरियड को असाइनमेंट देना और इंश्योर करना कि प्रॉपर पीरियड की असाइनमेंट हो रही है। देन इट इज़ दी प्रॉपर प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नोट्स, कि इट इज़ दी प्रॉपर प्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर किस्म की प्रेजेंटेशन है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नोट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नोट्स हैं उसमें इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन है कि उसको किस तरह लिया जाता है। कंट्रोल प्रोसीजर्स पे बात करते हैं। कंट्रोल प्रोसीजर्स में इट इज़ दी प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटीज़,
जो भी ट्रांजेक्शन हैं और ऑथराइजेशन है उनकी जो प्रोसीजर्स है उसको हम कंट्रोल प्रोसीजर्स कहते हैं। इट इज़ द सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ कि समवट ये ड्यूटीज़ की सेपरेट भी करती है, उनको भी हैंडल करती है। इट इज़ द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को भी हैंडल करती है। इट आल्सो सेफ गार्ड ओवर एक्सेस टू एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स के जो हमारे एसेट्स हैं या फिनांस के रिकॉर्ड्स हैं या हमारी कंपनी के अपनी कंपनी सीक्रेट्स हैं उसकी भी सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि एवरीबॉडी, अननोन पर्सन, अनवांटेड पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट हैव एक्सेस टू इट। इट इज़ आल्सो रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको भी इस एंगल से प्रोसीजर्स का हिस्सा बनाया जाता है कि इनको कैसे रिव्यू करना है, टाइम पीरियड क्या होगा, अथॉरिटी किसकी होगी, फीडबैक किसको जाएगी, अगर उसमें एरर है तो कैसे ठीक किया जाएगा, इरेगुलरिटीज़ को कैसे एड्रेस किया जाएगा। कंप्लीट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू भी इसमें शामिल होगा। अभी हम बात करेंगे जी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहले हमने एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे तफसीलन बात की है। नो विल कवर द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है इसका, प्रिपेयर एन इमीडिएट रिकॉर्ड और कंट्रोल लिस्टिंग ऑफ ऑल कैश रिसेप्ट्स। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल के जो प्रिंसिपल्स हैं, पहला प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है, प्रिपेयर एन इमीडिएट रिकॉर्ड। इमीडिएट रिकॉर्ड होना चाहिए हर अपने इसके इंटरनल कंट्रोल के लिए, हर सिस्टम के लिए उसका कैश रिसेप्ट्स का हर के पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए उसका। दूसरा, डिपॉजिट कैश रिसेप्ट्स इन द बैंक ऑन अ डेली बेसिस। जो आपने बैंक में डिपॉजिट्स कराई हैं उसकी कैश रिसेप्ट्स होने चाहिए, जुबानी नहीं। कैश रिसेप्ट्स ड्यूली स्टैम्प्ड एंड काउंटर चेक बाय द बैंक वी हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट, कि डिपॉजिट कैश की वो प्रूफ है, एज ए प्रिंसिपल वो प्रूफ समझा जाता है। देन रिकंसाइल बैंक स्टेटमेंट्स टू डिटरमिन द रिकॉर्डेड कैश रिसिप्ट रीच द बैंक। उसके बाद तीसरा जो इंटरनल कंट्रोल का बहुत ही अहम और बड़ी अहम लेग है, इसकी बड़ा अहम सेगमेंट है, वो ये है कि उसको रिकंसाइल किया जाए कि जो अमाउंट आपने बैंक में जमा कराई है, डज इट अपीयर इन द राइट अकाउंट एंड डज इट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट आल्सो। अगर वो अपीयर ही नहीं हो रही तो इट्स अ वेरी रॉन्ग एंड मिसपरसीव्ड सॉर्ट ऑफ अकाउंट। कैश डिपॉजिट्स इन चेकिंग एंड सेविंग्स अकाउंट्स एंड एनी आइटम बैंक customarily accepts for immediate deposit. कैश क्या है जी? कैश इज द डिपॉजिट्स इन चेकिंग एंड सेविंग्स, डिपॉजिट्स इन चेकिंग एंड सेविंग्स अकाउंट्स एंड एनी आइटम बैंक कस्टमरली एक्सेप्ट फॉर इमीडिएट डिपॉजिट्स। ये वो है जो डिपॉजिट्स जो हैं, जो हॉट कैश है, जो इट इज़ रेडी टू बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट। चैलेंज इज टू कंट्रोल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज इट इज़ द हार्ड करेंसी। बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर थ्रू द रिसेप्ट्स। तो कैश के केस में इसके प्रोसीजर्स थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, थोड़े रैपिड फीडबैक के साथ भी होती हैं और इमीडिएट सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिनरी मेजर्स भी इसमें ली जाती है, सो दैट बाकी भी फिनांस पे होती है लेकिन इस पे थोड़ा ज़्यादा चेक रखा जाता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैं बात कर रहा था कि कैश मैनेजमेंट बहुत वन ऑफ द क्वेश्चनेबल चीज़ है इंटरप्राइज के लिए, बिजनेस यूनिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनल कंट्रोल के पिलर के तौर पे। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश कैसे होगी? एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश इंक्लूड्स मच मोर देन प्रिवेंटिंग लॉसेस फ्रॉम फ्रॉड एंड थेफ्ट। एक और क्लास है जो फ्रॉड और थेफ्ट के लॉसेस हैं, ये एक डिफरेंट क्लास है। तो इस केस में कह रहे हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश इंक्लूड्स मच मोर देन दी प्रिवेंटिंग लॉसेस। एक तो हम लोग अमूमन ये एक मिसपरसेप्शन है हमारे साथ कि जी थेफ्ट को, फ्रॉड को, इन चीज़ों को जब आपने प्रिवेंट कर दिया तो इट इज़ द कैश मैनेजमेंट। नो, कहने की बात यह है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश इज अ कंसेप्ट बट इज फार बियॉन्ड दिस। इट आल्सो इंक्लूड्स पॉलिसीज दैट विल प्रोवाइड accurate accounting for all cash receipts, cash payments and cash balances। ये accurate accounting है for all cash receipts, जितनी भी कैश की रसीदें हैं उनके लिए, कैश पेमेंट्स, कैश की पेमेंट्स के लिए, एंड कैश बैलेंसेस, जो कैश बैलेंसेस होते हैं उनके लिए। इट मेंटेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश टू मेक ऑल पेमेंट्स प्रॉम्प्टली एज रिक्वायर्ड। सारी पेमेंट्स को प्रॉम्प्टली पहुँचाने के लिए, प्रॉपर कैश पेमेंट्स के लिए उसके लिए यूज़ होता है। इट आल्सो प्रिवेंट अननेसेसरली लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश from being held idle in bank checking accounts that
प्रोड्यूस लिटल और नो रेवेन्यू। या ये उसके लिए भी होता है, उस चीज़ को भी अवॉइड किया जाता है कि इट आल्सो प्रिवेंट्स, ये पॉइंट आखिरी जो है अंडरस्टैंड करने वाला है, इट आल्सो प्रिवेंट अननेसेसरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश फ्रॉम बीइंग हेल्ड आइडल इन बैंक चेकिंग अकाउंट्स दैट प्रोड्यूस लिटल और नो रेवेन्यू, कि बहुत अमाउंट्स कई दफ़ा ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं आ रहा और आप रूटीन के लिए उसको अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल ऑफ कैश, क्लियर सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग दोज हु हैंडल एंड अकाउंट फॉर कैश। ये बहुत एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए कंसेप्ट ये क्लियर सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, ये दो डिफरेंट बंदे होंगे अमंग दोज हु हैंडल एंड अकाउंट फॉर कैश, जो हैंडल कर रहे हैं कैश को और जो कैश को काउंट कर रहे हैं, वो दो डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए, दो डिफरेंट इंसान होने चाहिए, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो विच आर रिस्पॉन्सिबल। सेकंड इज प्रॉपर इक्विपमेंट हो। प्रॉपर इक्विपमेंट से मुराद है सेफ्टी इक्विपमेंट जो उनका है, वेयर दे प्लेस इट, प्रॉपर दराज, अलमारीज, लॉक्स एंड ऑल दैट, डिजिटल लॉक्स वगैरह सब कुछ शामिल है। देन इज द प्रॉपर ऑथराइजेशन फॉर द पेमेंट। पेमेंट के लिए दे आर नॉट सपोज टू पे एट देयर ओन, कि उनके पास किसी ने आके कह दिया जी मुझे आप 10,000 दे दें एंड दे जस्ट पे। पेमेंट का एक प्रोसीजर होगा कि उनके पास अप्रूवल की मिनट शीट होगी, अथॉरिटी फॉर अप्रूव जिसके पास है उसकी अप्रूवल होगी, किसी और की काउंटर सिग्नेचर होंगे, जो इक्विपमेंट चीज़ खरीदी है उन्होंने चार्ज पे आ गई होगी। तो देयर शुड बी अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, different papers, receipts which individual is supposed to produce, and then cash to be paid to him. Organization of flow so that work of one person checked by another. एक फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होना चाहिए कि जिसने कैश पेमेंट किया है उसके ऊपर एक टोटल अकाउंटिंग कैश पे ऊपर उसका मैनेजर हो जो काउंटर चेक करे कि आज के दिन में आपने कितनी पेमेंट्स की हैं, इतनी की हैं, कहाँ एंट्री की हैं, कौन सी लेजर में रजिस्टर बना के आपने जहाँ जर्नल किया है वो क्या की हैं, एंड दे आर टू बी टैलीड, उनको टैली किया जाना चाहिए, अगेंस्ट दी पिच किया जाना चाहिए, अगेंस्ट दी रिसेप्ट्स दे हैव बीन रिसीव्ड। पीरियडिक टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, तो बहुत दफ़ा पीरियडिक ऐसे ही जैसे कहते हैं कि इनका एग्जाम उनके एज ए केस स्टडी भी किया जा सकता है जस्ट टू चेक दी कि जी कैश के ऊपर जो मैकेनिज्म में प्लेस्ड है वो कितना एफिशिएंट है, कितना वो इफेक्टिव है, तो डिफरेंट पीरियडिक चेक्स भी इस पर इंश्योर किए जा सकते हैं। कैश बजट, अ कैश बजट इज अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर कैश रिसेप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। कैश बजट किया जाता है कि जो फ्यूचर फोरकास्टिंग आप कर लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड टाइम, कि इस टाइम के लिए हमारी फ्यूचर फोरकास्टिंग ये है कि इतने टाइम में हमारा इतना लाइकली पेमेंट्स हमें चाहिए होंगी और यू फोरकास्ट इट बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कैश फ्लोज विद द बजटेड अमाउंट्स। मैनेजमेंट हैज अ बेसिस फॉर एवेलुएटिंग द रीजनेबलनेस ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट्स। दो चीज़ों को मैनेजमेंट कंपेयर करती है फॉर द कैश बजट्स, एक्चुअल कैश फ्लोज को विद द बजटेड अमाउंट, जो कि बजट की अमाउंट है उसे वो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट साथ साथ कंपेयर कर देती है और ज़्यादा एक्यूरेटली उनको पिक्चर इमर्ज हो रही होती है, विजिबिलिटी कि हमें कैश कितना चाहिए, बजट कितना है, हाउ वी शुड स्पेंड एंड व्हाट शुड बी मेथडोलॉजी, टाइम कितना रहता है और ये बजट कितनी देर के लिए एलोकेट हुआ है। कैश बजट टिपिकली आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट और अदर एरिया ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो कैश बजट होता है हर डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है, सेपरेट होता है कैश बजट। हर डिपार्टमेंट के अपनी एस्टिमेट्स होते हैं, इन द लाइट ऑफ दैट इट इज इंश्योर्ड एंड इट इज डन। सो द बजट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर्स। बजट जो है एक बेसिस भी हो जाता है कि इंडिविजुअल मैनेजर की क्या परफॉर्मेंस रही, उसको कितने फंड्स दिए गए, उस फंड से उसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, उसकी प्रोडक्ट कैसी थी, उसका आउटपुट कैसा था, उसकी परफॉर्मेंस फीडबैक कैसी थी, उस पर भी बात होती है। अभी हम बात करेंगे पेटी कैश फंड। पेटी कैश फंड क्या है? स्पेशल फंड ऑफ कैश यूज्ड फॉर स्मॉल पेमेंट्स। ये पेटी कैश हम इसको कहते हैं, सबसे पहले कंसेप्चुअली हमें क्लियर होना चाहिए कि पेटी कैश क्या है। इट इज़ द स्पेशल फंड ऑफ कैश यूज्ड फॉर द स्मॉल पेमेंट्स, उनको पेटी कैश कहा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी कैसे होती है? इट इज़ इम्प्रेस्ड अमाउंट डेबिटेबल टू एसेट अकाउंट पेटी कैश। ये वो इम्प्रेस्ड जो अमाउंट होती है वो डेबिटेबल कर दी जाती है पेटी कैश के लिए फॉर दी स्मॉल नीड्स, रूटीन नीड्स के लिए। इसके एक्सपेंडिचर्स का क्या प्रोसीजर है पेटी कैश का? इसकी एंट्री नहीं होती बार बार लेजर पे, वो एक ही दफ़ा अपनी माइनस की हुई है उधर, और एविडेंस बाय दी पेटी कैश वोचर, ये पेटी कैश वोचर से एविडेंस इसकी मिल जाती है। इसकी रिप्लेनिशमेंट कैसे होती है? चेक रिटर्न टू ब्रिंग फंड बैक टू इम्प्रेस्ड अकाउंट, दोबारा वो चेक इम्प्रेस्ड अकाउंट के लिए लिख दिया जाता है चेक करो से ये,
उसकी रीइंबर्समेंट हो जाती है। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एविडेंस बाय द पेटी कैश वोचर, और पेटी कैश वोचर के तौर पे इसको एज ए एविडेंस के तौर पे इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अच्छा, कैश ओवर एंड शॉर्ट। पेटी कैश का कैश ओवर और शॉर्ट भी हो जाता है। व्हेन अमाउंट टू रिप्लेनिश डजंट इक्वल वोचर्स, जब वो वोचर्स के मुताबिक अमाउंट कम या ज़्यादा हो रही हो तो ओवर या शॉर्ट कैश अकॉर्डिंगली डिक्लेयर हो जाता है उस पर्टिकुलर साइड। नो दी बैंक चेकिंग अकाउंट। बैंक चेकिंग अकाउंट क्या है, इस पर बात करते हैं। मंथली बैंक स्टेटमेंट कंसेप्चुअली अ मिरर इमेज ऑफ कंपनीज कैश अकाउंट। ये कंपनी के कैश अकाउंट का एक मिरर होता है और इट इज़ मंथली बैंक स्टेटमेंट, और एक्चुअल मिरर होता है जो उस इंटरप्राइज का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कैश अकाउंट चल रहा है, उनका अकाउंटिंग सिस्टम इन प्लेस है। टाइमिंग डिफरेंसेस इन रिकॉर्डिंग ऑफ द डिपॉजिट्स एंड क्लियरिंग ऑफ चेक्स causes difference in balance between bank and books, and it is done, I think it's most of the time ये हो जाता है, more than 80% ऐसा हो रहा होता है। रीज़न इज कि बहुत सारी कैश आपने डिपॉजिट किया होता है, बैंक स्टेटमेंट में अपीयर नहीं हो रहा होता, बुक्स में आपने उन चार्ज ले लिया होता है, बहुत सारी पेमेंट्स आपने करनी होती है, अभी तक वो चेक्स आपने इशू कर दी होती हैं, लेकिन लोगों ने वो मैच्योर नहीं होते, लोगों ने कैश ऑन नहीं किए होते, इसलिए जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो बुक्स के साथ हार्डली टैली करती है। इट हैज़ टू बी री इंटरनल जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं उससे आपने रीश्योर करना होता है कि ये कौन सी अमाउंट है जो डिफरेंस आ रही है। इट अगेन रिक्वायर्स रिकॉन्सिलिएशन, इसके लिए रिकॉन्सिलिएशन की बार बार जरूरत पड़ती है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन, इट्स यूज्ड अ रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रूव द कंपनीज रिकॉर्ड्स। कंपनी के रिकॉर्ड को प्रूव करने के लिए इट यूजेज अ रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड को यूज करती है टू प्रूव द कंपनीज रिकॉर्ड, कंपनी के रिकॉर्ड को प्रूव करने के लिए देखती है उस एंगल से। इट आल्सो शोज द आइटम्स दैट अकाउंट फॉर द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। कैश अकाउंट बैलेंस जो एंटरप्राइज के पास है और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस अपीयर हो रहा है, ये भी दोनों को टैली किया जाता है और रिकनसाइल किया जाता है दोनों को एट टाइम्स। बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीजर्स, बैंक के रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीजर्स क्या हैं? इट कंपेयर डिपॉजिट शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट विद डेबिट्स टू कैश। जो बैंक स्टेटमेंट में हमारे डिपॉजिट्स हैं डेबिट टू कैश के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। डिपॉजिट्स लेट इन पीरियड नॉट ऑन बैंक स्टेटमेंट आर डिपॉजिट इन ट्रांजिट। जो अभी तक ट्रांजिट में हैं, जिनकी मैं आपसे शेयर कर रहा था कि स्टेटमेंट में पेयर नहीं हुए लेकिन आपके पास डिपॉजिट स्लिप्स हैं उनकी, तो दे आर नोन एज द डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। कंपेयर चेक्स क्लियरिंग बैंक विद द क्रेडिट टू कैश। जो क्रेडिट टू कैश हैं उसके साथ भी आप कंपेयर करते हैं। चेक्स नॉट क्लियरिंग बैंक और चेक्स आउटस्टैंडिंग। जो आपने चेक इशू कर दिए हुए एंटरप्राइज ने, बिजनेस यूनिट ने, लेकिन बैंक से प्रैक्टिकली कैश नहीं हुए, तो उनको हम चेक्स आउटस्टैंडिंग के तौर पे नामजद करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीजर्स, कंपेयर बैंक डेबिट एंड क्रेडिट मेमोज टू बुक टू सी इफ दे हैव बीन रिकॉर्डेड। इट कंपेयर्स बैंक डेबिट एंड क्रेडिट मेमोज। बैंक के डेबिट और क्रेडिट मेमोज को ये देखती है टू बुक टू सी इफ दे हैव बीन रिकॉर्डेड, क्या वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। लिस्ट एनी एरर्स एज अमाउंट्स आर कंपेयर्ड। जो ही अमाउंट्स कंपेयर होती हैं उसके एरर्स को भी देखा जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन पर बुक्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन पर बुक्स क्या है? इट एड इंक्रीजेज इन कैश ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय बुक। जो कि बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिए हुए हैं, बुक ने रिकॉर्ड नहीं किए। इट आल्सो डिटेक्ट डिक्रीज इन कैश ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बुक। वो उस डिक्रीज को भी अंडरस्टैंड करती है कि बैंक में तो माइनस हो चुकी है लेकिन बुक में नहीं हुई। एड और डिटेक्ट एरर्स ऑन बुक्स, जो भी एडिशन या डिलीशन होता है टू रिकॉन्सिलिएशन वो इंश्योर किया जाता है उस लिहाज से। अभी हम बात कर रहे थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन की, हमने बात कर ली कि उसमें जो एरर्स थे एज पर बुक डिटेक्ट और माइनस या प्लस, उसमें जो उसको आपने इंश्योर कर लिया। इट जनरलाइज रिकॉन्सिलिएशन आइटम्स फ्रॉम द बुक साइड नॉट रिकॉर्डेड, जो कि उसमें रिकॉर्ड नहीं हुए उसको वो देखती है। रिकॉन्सिलिएशन नॉट कंप्लीट एंटिल ऑल आइटम्स हैव क्लियर। रिकॉन्सिलिएशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक सारे आइटम क्लियर नहीं हुए। मे टेक सेवरल मंथ्स, बहुत सारे महीने भी इसमें लग सकते हैं। बिफोर वी नो दैट अ स्पेसिफिक मंथ्स एडजस्टेड बैलेंस इज इन फैक्ट करेक्ट। काफ़ी दिन लग सकते हैं क्योंकि बाज़ चेक्स लेट प्रेजेंट होते हैं, बाज़ दूसरी चीज़ें डिलेज आ जाती हैं, तो वो थोड़ा देर से भी आपको पता चल सकता है कि हमारा अकाउंट जो करेक्ट था एंड इट वाज एज पर द लेजर एंड बैंक स्टेटमेंट एंड लेजर वर टैलिंग एक्चुअली।
एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है फॉर प्लेसमेंट इन बैंक, फॉर इंटरनल कंट्रोल्स, फॉर मेकिंग ऑफ द बैंक स्टेटमेंट्स एंड फॉर द विजिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। एनालाइज किस तरह होगी? फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है, इज बैलेंस हायर और लोअर देन प्रीवियस ईयर? आप एनालाइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन पूरी को कि जो बैलेंस है हमारे पास, लेजर का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, क्या ये हायर और लोअर है देन द प्रीवियस ईयर? क्या ये पिछले साल से ज्यादा है या कम है? देन व्हाट रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट ऑन कैश, कैश पे कौन सी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है और क्यों करती है? एंड कंपनसेटिंग बैलेंसेस, कंपनसेटिंग बैलेंसेस का यूज किया जाता है, उनको देखा जाता है वो किस तरह बेहतर है। एंड वेयर इज कैश इन्वेस्टेड, जो कैश था हमने निकाला, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स ने भी देखा, हमने बैंक से भी लिया, हमने लोन भी लिया, या आपकी स्टेटमेंट भी इफेक्ट हुआ। वेयर इज कैश इन्वेस्टेड, वो जो कैश इन्वेस्ट किया है वो है कहाँ, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है और उसकी रैशनल क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस केस इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के लिहाज से कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के केसेस को हम बात करते हैं। आर टोटल रेवेन्यूज हायर और लोअर, ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है कि हमारे इंटरप्राइज के, हमारे बिजनेस यूनिट के टोटल रेवेन्यूज हायर हैं या लोअर हैं, ज्यादा हैं या कम है। दूसरा है व्हाट इज परसेंट चेंज इन रेवेन्यूज, रेवेन्यूज में कितने परसेंट चेंज हुई है, परसेंटेज बढ़ी है या कम हुई है। तीसरा, इज परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू टोटल रेवेन्यूज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इज परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की है टू टोटल रेवेन्यूज इंक्रीजिंग, क्या वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इज परसेंट ऑफ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है टू टोटल रेवेन्यूज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, टोटल रेवेन्यू से जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इज परसेंट ऑफ नेट इनकम, जो भी हमारी नेट इनकम है टू टोटल रेवेन्यू, जो कि टोटल रेवेन्यू के साथ है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, इसको हमने देखना है। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस केस, बैलेंस शीट के केस में क्या होगा, बैलेंस शीट के केस में क्या क्या क्वेश्चन करेंगे आप, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा विद रिगार्ड टू द अकाउंटिंग सिस्टम। पहला सवाल है जी, आर टोटल एसेट्स हायर और लोअर, ये मैं बात करूँ अभी बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट से हमें जो जो लीड्स मिलेगी, जो जो एनालिसिस के क्वेश्चन मिलेंगे, कि पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि टोटल एसेट्स हैं ये हायर हुए हैं या लोअर हुए हैं, पहले से बढ़े हैं या कम हुए हैं। एंड व्हाट इज परसेंट चेंज इन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स अगर बढ़े हैं, प्लस हुए हैं या माइनस हुए हैं, तो उनमें कितनी परसेंट क्या चेंज आई है। व्हाट आर द लार्जेस्ट एसेट इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एसेट इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी हमें बताना होगा। एंड आर द लार्जेस्ट एसेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग फास्टर और स्लोअर देन परसेंट चेंज इन द टोटल रेवेन्यूज, कि वो एसेट इन्वेस्टमेंट है जो है, जो परसेंटेज है उसकी बराबरी हो रही है, रैशनली है या कम ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एंड इज परसेंट टोटल लायबिलिटीज टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो टोटल लायबिलिटीज हैं ये टोटल लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी के लिहाज से ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस केस इंटीग्रेटिव, इसकी बात हम कर रहे थे। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस केस इंटीग्रेटिव, उस केस में क्या होगा, इंटीग्रेट किया जब आपने सारी अपनी एंटरप्राइज की चीजों को इंटीग्रेटिव लुक देना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे आप, कहेंगे इज दी कंपनी ऑपरेटिंग मोर और लेस एफिशिएंटली, क्या कंपनी बेहतर कर रही है ऑपरेट या कम बेहतर कर रही है, यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसेट्स टू जनरेट अ गिवन लेवल ऑफ टोटल रेवेन्यू। एसेट्स जो हैं या इनपुट जो है या खर्चा जो एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम अमाउंट हो, और गिवन जो सेट ऑफ, देखें एफिशिएंसी दो तरह से देखी जाएगी ना, कि प्रोडक्ट वही आए विद द लेस एसेट्स, और दूसरी एफिशिएंसी का तरीका है मोर एसेट्स इनपुट एंड मोर प्रोडक्ट, उसकी प्रोपोर्शन बढ़ जाए। तो इस केस में ये कह रहे हैं कि वो उस कम जो आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड है वही आउटपुट रहे, और एसेट्स में जो इनपुट आप थोड़ा प्रिजर्व कर लें, उसको इकोनोमाइज कर लें और कम हो। एंड कंप्यूट टोटल एसेट टर्नओवर, और टोटल एसेट का टर्नओवर क्या है उस पर भी आप बात करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशो, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशोज हैं ये भी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस का हिस्सा होती हैं। फॉर एग्जांपल करंट रेशो एक विजिबल तरीका, अच्छा तरीका है। क्विक रेशो इज अनदर बेबी। देन द अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, अकाउंट्स का रिसीवेबल टर्नओवर से भी आपकी करंट फाइनेंशियल हेल्थ का पता चल जाता है। एंड इज रेशन बेटर और वर्स देन द प्रीवियस ईयर, कि क्या ये इस साल का हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर के बाद क्या ये साल हमारा ओवरऑल बेहतर रहा या पिछले साल से और कमजोर हुआ।
कंपोजिटिव एनालिसिस केस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है? रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का पहली जो टाइप है दैट इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स पे क्या रिटर्न है? प्रॉफिट मार्जिन है एक तरीका उसका, और दूसरा है टोटल एसेट टर्नओवर, सारे के सारे एसेट्स को टर्नओवर किया जाए। इज रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ एक्सेप्टेंस बेटर और वर्स देन द प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर पिछले साल की निस्बत हमारी जो ROA है, रेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए देन दी लास्ट ईयर। अभी नो विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि नूर फ्लीट फार्म के मुतल्लिक है और उसकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन के मुतल्लिक हम बात करेंगे। इट सेज द कैश ट्रांजैक्शंस एंड कैश बैलेंसेस नूर फ्लीट फार्म फॉर जुलाई वर एज फॉलोज। द लेजर अकाउंट फॉर कैश शोड a balance at July 31st that is $16,766.95. The July bank statement showed a closing balance of $18,928.12. The cash received on July 31st amounted to $4017.15. It was left at the bank in the night deposited after banking hours on July 31st and therefore was not recorded by the bank on July statement. Obviously ये लेट आवर्स में उन्होंने की ट्रांजैक्शन और बैंक की स्टेटमेंट में अपीयर नहीं हुई, तो इसको कैसे हम करेंगे? आल्सो इंक्लूड, इसमें जब हमने वो देखा जो इसमें किया, आल्सो इंक्लूड विद द जुलाई बैंक स्टेटमेंट वाज अ डेबिट मेमोरेंडम फ्रॉम द बैंक दैट इज 765 रिप्रेजेंटिंग सर्विस चार्जेस फॉर जुलाई। जो उस जुलाई के महीने के सर्विस चार्ज थे वो भी बैंक ने मेमोरेंडम दिया था और वो भी क्लेम हुआ था। A credit memorandum enclosed with the July bank statement indicated that a non-interest bearing note receivable for 4545 from remains left with the bank for collection had been collected and the proceeds credited to the account of Noor Fleet Farm. Comparison of the paid checks returned by the bank with the entries in the accounting records revealed that check number 821 for RT 835.02 issued July 15 in payment for office equipment had been erroneously entered in Noor Fleet's records as 853.02. Examination of the paid checks also revealed that 3 checks all issued in July had not yet been paid by the bank. Number 811 for 861.12, number 814 ये checks के number हैं for $640 and number 823 for let's say around $301. It also included with the July bank statement was $180 check drawn by Howard Williams, a customer of Noor Fleet Farm. This check was marked NSF. It had been included in the deposit of July 27 but had been charged back against the company's account on July 31st. अभी इनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तो केस स्टडी था जिसको हमने करना है, इसकी इंस्ट्रक्शंस कैसे इसको हैंडल करना है उस पर बात करते हैं अभी, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर केस स्टडी ताकि कंसेप्चुअली आप क्लियर हो जाए। पहली इंस्ट्रक्शन है जी, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन फॉर नूर फ्लीट फार्म एट जुलाई 31st। जुलाई 31st के लिए नूर फ्लीट फार्म की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाएं। सेकेंड इज प्रिपेयर अ जर्नल एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म to adjust the accounts at July 31st. Assume that the accounts have not been closed. Assume करें कि accounts close नहीं हुए और July 31st के लिहाज से उसको देखें। तीसरी रिक्वायरमेंट जो इंस्ट्रक्शन है इनकी, state the amount of cash that should be included in the balance sheet at July 31st. कौन कौन सा कैश July 31st को इंक्लूड किया जाना चाहिए उसकी स्टेटमेंट में, कीपिंग इन व्यू दी प्रीवियस जो पूरी नैरेटिव हमने शेयर किया आपसे। एंड एक्सप्लेन व्हाई द बैलेंस फॉर द कंपनीज बैंक स्टेटमेंट इज ऑफन लार्जर देन दी बैलेंस शोन इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बैंक की स्टेटमेंट का हमेशा जो बैलेंस है लार्ज आ रहा है, बेहतर बड़ा ज्यादा आ रहा है देन दी हमारी जो बुक्स शो इंडिका रही हैं उस एंटरप्राइज की। उसकी रीजन क्या है, मैं इसकी रीजन सारी जानता हूं, लेकिन विल सॉल्व द इशू ताकि आपको कंसेप्चुअली आप क्लियर ऑन ग्राउंड क्या रीजन है आगे चलते करते हैं। राइट जी, नो उसके सोल्यूशन पे आते हैं। अभी आप अगर सोल्यूशन पे गौर करें तो सबसे ऊपर उस बिजनेस एंटरप्राइज का नाम आएगा नूर फ्लीट फार्म, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन आ जाएगा, फिर जुलाई 31st जो भी ईयर है 2000 समथिंग। अभी लेफ्ट पे आए तो अकाउंट टाइटल्स आ गए, फिर उनके अकाउंट्स की एंट्री आ गई। अकाउंट टाइटल्स में पहला उन्होंने किया बैलेंस फॉर बैंक स्टेटमेंट जुलाई 31st 18928.12 उसमें स्टेटमेंट में आया हुआ है।
एड डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जो कि ट्रांजिट में डिपॉजिट्स हैं वो भी आगे 4017.15, सब टोटल उसका रिफ्लेक्ट हुआ हमारे पास 22,945.27। आउटस्टैंडिंग चेक्स जो हैं, जो आपके कागजों में पड़े हैं, जो हमने स्टेटमेंट में भी पढ़ा है, इट इज चेक नंबर 811, 814 और 823। इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स जो हैं 861, 640 और 304 को आपने 301 को आपने माइनस कर दिया, दैट कम्स टू बी 18,029.7। जो नेट बैलेंस आपके पास होना चाहिए दैट इज 21142.30, जो कि बोर्ड में शो किया गया है। ये हमारी बुक्स का रिकॉर्ड है। अभी आपने देखा अकाउंट टाइटल्स जो थे, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट जुलाई 31 को था 16,766.95। अच्छा, फिर एड नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक 4545, वो एंट्री आ गई। फिर आपने चेक नंबर 821 फॉर ऑफिस इक्विपमेंट निकाला, रिकॉर्डेड एज 85302। एक्चुअल अमाउंट जो थी 835.02 थी, $18 का डिफरेंस आया। सब टोटल आपका जो आ गया एंड पे 21,329.95 आ गया। अच्छा, डिटेक्ट सर्विस चार्ज, आपको पता होगा $7.65 सर्विस चार्ज का भी मेमो आया हुआ है। NSF चेक हार्वर्ड विलियम्स का $18 का है। अच्छा, फिर आपने एडजस्टेड कैश बैलेंस जो सारे को एडजस्ट किया एंड पे, दैट इज 21142.30 इंटरप्राइज का नूर फ्लीट फार्म का जो हमारे पास रिफ्लेक्ट हुआ वो है। अभी देखें इस केस में आगे आप जुलाई 31 की एंट्री देखें, आप सोल्यूशन 1 by 1 ले रहे हैं। 31 की एंट्री में कैश अकाउंटेड फॉर जो डेबिट में है 4563 आ गया, टू नोट्स रिसीवेबल अकाउंटेड फॉर 4545 आ गया, टू ऑफर इक्विपमेंट दैट इज $18 आ गया, रीमेन्स एंड करेक्ट रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट उसमें आ गई। जुलाई 31 को बैंक सर्विस चार्जेस जो हैं $7.65 आ गए। फिर अकाउंट रिसीवेबल हार्वर्ड विलियम्स के $180 आ गए, एंड टू कैश अकाउंटेबल 187.65 आ गए। टू एडजस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर बैंक सर्विस चार्ज एंड कस्टमर चेक चार्ज बैक एज NSF के तौर पे हमने उसको लिया। अभी नोर फ्लेट की अगली जो बात थी, जो इसका हमारा तीसरा पोर्शन था, रिक्वायरमेंट सी थी, ये रिक्वायरमेंट में ये हमने स्टेट किया था या केस स्टडी में ये फ्लोट की गई थी, स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एट जुलाई 31। कौन सी कैश होगा वो? द अमाउंट ऑफ कैश विच शुड बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एट जुलाई 31 इन द एडजस्टेड बैलेंस इज 21142.30, जो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में उसको देखा, क्रिटिकली देखा और सारी कैश अकाउंट एंट्रीज के बाद देखा उसको। अभी इसका पार्ट डी या डेल्टा पार्ट था इस केस स्टडी का, न्यूमेरिकल का, इस इलस्ट्रेशन का, जिसकी हमें क्लैरिटी चाहिए थी। वो है एक्सप्लेन व्हाई द बैलेंस पर द कंपनीज बैंक स्टेटमेंट इज ऑफन लार्जर देन द बैलेंस शोन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंट रिकॉर्ड की निस्बत जो है बुक्स पे जो बैंक अकाउंट है उसकी निस्बत इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपके कंसेप्ट के लिए। एक्सप्लेन कीजिए व्हाई द बैलेंस पर कंपनीज बैंक कंपनी की जो बैंक स्टेटमेंट है इज ऑफन लार्जर देन दी बैलेंस शोन इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो कंपनी का अकाउंट रिकॉर्ड है, जो बुक्स हैं, जो लेजर्स हैं, उसकी निस्बत बैंक की जो स्टेटमेंट में उसमें हमेशा बैलेंस ज्यादा शो होता है। वाई, इसकी रीजन क्या है उसका भी बात करते हैं। दी बैलेंस पर दी कंपनीज बैंक स्टेटमेंट इज ऑफन लार्जर फॉर 2 रीजंस। 2 वजह से वो ज्यादा देन दी हमारी जो एंटरप्राइज के अपनी लेजर्स हैं, अकाउंटिंग सिस्टम है उसका अपना, उसकी निस्बत। उसकी रीजन क्या है? There are checks outstanding that have been detected in the company's records which have not yet been cleared from the bank। वो मैंने शुरू में बात की थी कि इंटरप्राइज बिजनेस यूनिट अपनी चेक इश्यूज कर देता है, वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में उनको राइट ऑफ कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिनको अलोकेट की होती है सैलरी के चेक, एक्सपेंडिचर्स के चेक, रॉ इन्वेंट्री के चेक्स, वो प्रेजेंट नहीं किए होते बैंक में, तो इसलिए बैंक में बैलेंस हमेशा ज्यादा शो हो रहा होता है। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन है द बैंक पीरियडिकली मेक्स कलेक्शंस एंड डिपॉजिट्स देम इनटू द कंपनीज अकाउंट। जो बैंक है पीरियडिकली मेक्स कलेक्शन और डिपॉजिट्स देम इनटू कंपनीज अकाउंट, वो डिफरेंट कलेक्शन भी ले रहा होता है और साथ डिपॉजिट साथ साथ चल रही होती है कंपनी के अकाउंट में, इसलिए भी थोड़ा बैलेंस फर्क में आता है। इट इज नॉट एज पर दी लेजर बुक्स। ये दूसरा केस स्टडी है, इसको गौर से पढ़ लेते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बैंक अकाउंटिंग सिस्टम या रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का डिफरेंस क्यों आता है, सो दैट वी आर मोर कंसेप्चुअली क्लियर। और आप इसको एक देखते हैं। ये एक इक्विपमेंट रेंटल कंपनी है। इक्विपमेंट रेंटल कंपनी हैड पुअर इंटरनल कंट्रोल ओवर इट्स
cash transactions. Facts about the company's cash positions at November 30th are described below. Number 1. The accounting records showed a cash balance of $29959, which included a deposit in transit of $3420. The balance indicated in the company statement was $18299. Included in the bank statement were the following debits and credit memorandum. अभी आप गौर करें, चेक फ्रॉम कस्टमर्स जी डेविस डिपॉजिटेड बाई $1,500 का आ गया. उसके बाद इक्विपमेंट रेंटल को आया जो एज NSF के तौर पे, और बैंक सर्विस चार्जेस फॉर नवंबर $25 आ गए. और क्रेडिट मेमोरेंडम में इट प्रोसीड्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द नोट रिसीवेबल फ्रॉम रीगल फार्म्स which equipment rental company had left with the bank's collection department, that is 3,000. अभी आउटस्टैंडिंग चेक्स ऑफ नवंबर 30 वर एज फॉलोज. कुछ आउटस्टैंडिंग चेक भी थे कंपनी के, वो क्या थे? चेक नंबर 8231 $340. फिर उसका एक और चेक था, चेक नंबर 8263 $800. फिर एक और चेक था 8288, उसके $145. और एक और चेक था 8294 $2,100. ये बहुत सारे चेक्स थे. Milian Cham, the company's cashier, has been taking portions of the company's cash receipts for several months. वो काफी महीनों से इसको डील करते रहे. Each month, Chamal prepares the company's bank reconciliation in a manner that conceals her theft. वो बेसिकली थोड़े थोड़े उसमें से माइनस करता रहा, और हर दफा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इस तरह बनती रही कि उसकी अपनी जो मेल फंक्शनिंग थी, जो थेफ्ट थी, वो कवर होती रहे. हर बैंक रिकॉन्सिलेशन फॉर नवंबर इज इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज. बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट नवंबर 30 $18299. एट डिपॉजिट इन ट्रांजिट्स दैट इज 4320. कलेक्शन नोट फ्रॉम द रीगल फॉर्म्स दैट इज $3,000. और फिर सब टोटल हो गया 26620. लेस आउटस्टैंडिंग चेक्स, ये चेक निकाल के उन्होंने एडजस्टेड कैश बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट, जो कैश बैलेंस के 3 चेक एडजस्ट होने वाले थे 8231 8263 8288, दैट कम्स टू बी $25434 एडजस्टेड बैलेंस. उसके बाद जो इंटरप्राइज के कागजों में आना चाहिए. बैलेंस पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नंबर 30 $29959. Add credit memorandum from the bank 3,000, less debit memorandum from the bank, and then NSF check for G Davis $1,500, bank service charges 25. Adjusted cash balance per accounting records 25434. ये उन्होंने अगले में शो किया. इसमें जो केस स्टडी आपसे शेयर किया गया, इसमें क्या क्या कर रहे हैं हमने, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. Determine the amount of cash shortage that has been concealed by the Cham in the bank reconciliation. कि उन्होंने अपनी जो अकाउंटेंट ने जो अपनी थेफ्ट की अटेम्प्ट की, वो कैसे रिकॉन्सिलेशन में रिफ्लेक्ट हो, वो तो बताना है. एंड केयरफुली रिव्यू चार्म्स बैंक रिकॉन्सिलेशन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ शी कंसील्ड द अमाउंट ऑफ द शॉर्टेज. उसने किस तरह कंसील की अकाउंटेंट ने. इंक्लूड अ लिस्टिंग ऑफ डॉलर अमाउंट्स दैट वर कंसील्ड इन वेरियस वेज. किस तरह उसने किस कवर के तहत उसको किया. ये कंसेप्चुअली बहुत टेक्निकली आपके देखने वाली चीज़ है. इससे सारी जो पोस्ट जर्नल्स और जो बैंक स्टेटमेंट से आपकी क्लैरिटी है, ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियर होंगी. थोड़ा सा आपने काइंडली ज्यादा फोकस करना है. दिस लिस्टिंग शुड टोटल द अमाउंट ऑफ द शॉर्टेज डिटरमिन्ड इन पार्ट ए की उस टोटल से इसको मैच भी करना चाहिए. सजेस्ट सम स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल मेजर्स दैट अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द इक्विपमेंट रेंटल कंपनी. जो इक्विपमेंट रेंटल कंपनी है, इनके लिए मेजर्स भी सजेस्ट करें कि आइंदा से ये विंडो क्लोज हो जाए. आप इसका सोल्यूशन देखें, जो हमें इलस्ट्रेशन बात की थी कि इसको हमने 1 by 1 कैसे उसकी थेफ्ट जो थी अकाउंटेंट की, उसको कैसे सरफेस करना है, और उसके बाद उसकी अमाउंट भी बतानी है. इक्विपमेंट रेंटल कंपनी बैंक रिकॉन्सिलेशन नवंबर 30. अकाउंट्स टाइटल्स करेक्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन नवंबर. देन बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट नवंबर 30 $18,299. एट डिपॉजिट इन ट्रांजिट 3,420. सब टोटल 21,720. लेस आउटस्टैंडिंग चेक्स 8231 एक चेक हो गया. फिर उसके बाद दूसरा चेक हो गया 8263, और तीसरा चेक हो गया 8288 $145, और 8294 तीसरा चेक है $2,100 का. टोटल आउटस्टैंडिंग चेक्स जो हैं $3,386 के हैं. टोटल आउटस्टैंडिंग चेक्स जितने भी हैं. एडजस्टेड कैश बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट इज $18,334 है, जो कि एज पर दी बैंक स्टेटमेंट है एडजस्टेड कैश बैलेंस. अच्छा, एक्सप्लेन
balance as per the accounting record 29959, not receivable collected by bank is 3000, subtotal $32959. Less NSF check return, that is $1500, and bank service charges is $2500. So adjusted cash balance per accounting records prior to recognition of the cash shortage is $31,434. Less indicated cash shortage, that is 31434 and 18334. ये दोनों मिलके बनाते हैं $13100. Adjusted cash balance per accounting record comes to be $18334. $18334 जो इक्विपमेंट रेंटल कंपनी है, इसके नवंबर 30 को जो अपीयर हो रही थी। अभी आप गौर करें, ये डिफरेंट अकाउंट्स के टाइटल हैं और एक एक टाइटल को जब आप ज्यादा उसमें अनर्थ करेंगे तो फिर उसकी जो मेल फंक्शनिंग या थेफ्ट है वो सरफेस होगी। चाम अटेम्प्टेड टू कंसील द शॉर्टेज बाय मेकिंग द फॉलोइंग इंटरनल एरर्स इन हर रिकॉन्सिलेशन। वो कौन कौन से किए उसकी तफसील में हम चाहते हैं। एरर्स लीडिंग टू $2,7100 और स्टेटमेंट ऑफ द एडजस्टमेंट बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट, एक वो किया उन्होंने। अच्छा, ये जो $7100 हैं ये कैसे बनाए उन्होंने, इसकी डिटेल्स अभी नीचे आ रही है। ओवर स्टेटिंग द डिपॉजिट ट्रांजेंट विद transportation error, that is 900. Improperly adding the amount of the note collected by the bank to the bank balance 3000. Making an addition error in adding adjustment to the balance per bank statement, that is $1000. Omitting check number 8294 from the outstanding checklist, $2100. And understanding sum of outstanding checks which are listed, that is $100. Total बन गई $7100. Error causing 6000 under statement of the adjusted balance per account records. So subtracting 3000 amount of the credit memorandum, even though the caption stated that this amount should be added. So total shortage concealed in Cham's reconciliation was $13100, जो हमने लास्ट टाइम देख लिया। उधर वो एरर पूरा $13100 अकाउंटेंट ने इंट्रीज में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में वो चेंज की और उसको उन्होंने इस तरह शो किया, जो कि हाइड किया उन्होंने बैंक स्टेटमेंट के साथ, और उसको थेफ्ट की अटेम्प्ट की उन्होंने। अगले सवाल का आंसर है जो टू वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल आर एपरेंट। ये क्या, उनको कैसे किन वीकनेस हाईलाइट करें जिसकी वजह से ये थेफ्ट अटेम्प्ट हुई इक्विपमेंट रेंटल कंपनी के अकाउंट्स में, इस एंटरप्राइज यूनिट में, और आइंदा से सजेस्ट करें वे फॉरवर्ड के वो दोबारा ना हो। ये वो उस पोर्शन का आंसर है। Two weakness in internal control are apparent. One is, first, the bank account should be reconciled by someone with no other responsibility for cash transactions. जो बंदा हो बैंक रिकॉन्सिलेशन का ऑल टुगेदर वो एक डिफरेंट हो जो कि कैश हैंडलर है, शुरू में बात हमने की थी। दूसरा, नॉट बाय द कंपनीज कैशियर, कंपनी के कैशियर से नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द पर्सन परफॉर्मिंग कंट्रोल फंक्शन नेवर शुड हैव अ पर्सनल इंसेंटिव टू कंसील द टाइप्स ऑफ एरर्स which the control procedure may bring to light, कि वो अलहदा होगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे इम्पार्शियल, उसमें इम्पार्शियलिटी ज्यादा की और अदरवाइज ठीक हो। सेकंड, कैश रिसेप्ट्स आर नॉट बीइंग डिपॉजिटेड इंटैक्ट इन द बैंक, कैश रिसेप्ट जो इंटैक्ट बैंक में नहीं जाती, एंड मैनेजमेंट इज अनअवेयर ऑफ दिस इंटरनल कंट्रोल ऑफ फेलियर even after several months. Failure to deposit receipts intact can be detected by comparison of the daily deposits listed in the bank statement with the daily totals in the special journals used to record the cash receipts. जो cash receipts को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम साथ लेके चलते हैं। Accounts receivable and bad debits expense. अभी हम बात करेंगे जी accounts receivables कौन से होते हैं और bad debit expense क्या होते हैं। Now we will be talking about the receivables on balance sheet. बैलेंस शीट पे रिसीवेबल्स कौन से, इन पे हम बात करेंगे। वन इज द ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन है? दे अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर से अराइज होते हैं। नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स कौन से हैं? अराइज फ्रॉम अदर सोर्सेज, बाकी सोर्सेज जो हैं उससे ये अराइज होते हैं। बैड डेब्ट एक्सपेंस, बैड डेब्ट एक्सपेंस की डिटेल्स क्या है उसको हम बात करते हैं। एन अकाउंट रिसीवेबल दैट प्रूव्स अनकलेक्टेबल, ये वो अकाउंट है, वो चीज है जो अनकलेक्टेबल की लिमिट में, अनकलेक्टेबल की टर्म में आ जाता है।
Accrual accounting requires that we recognize the bad debits expense in the same period as the sales revenue. अमूमन accrual accounts में कहा जाता है कि bad debits उसी पीरियड में रखे जाएं जिस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट होता है. Since we may not know the end of periods which accounts will be uncollectible, we must estimate the amount. उसका estimate भी लगाया जा सकता है. Use allowance method. बाज़ केसेस में allowance method का इस्तेमाल भी किया जाता है. Recording bad debit adjustments. Estimate and record amount in an end of period adjustment. End of period adjustment में वो रखी जाती है. Estimate uncollectible amount. जो uncollectible amount है उसको estimate किया जाए. Record increase in expense and decrease in accounts receivable. Increase in expense और decrease in accounts receivable पे record को देखा जाए. Since specific uncollectible account not known, use contra account allowance for the डाउटफुल अकाउंट्स. जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स है उसको आप देखते हैं. अभी बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन जो है उस पर हम बात करते हैं. फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स क्या हैं? कैश है, उसमें $1000 है. अकाउंट रिसीवेबल जो है $8000 है. डिडक्ट अलाउ फॉर डीए दैट इज 7500 हो गया. नोट्स रिसीवेबल जो है वो 900 के करीब आ गए. राइटिंग ऑफ अनकलेक्टेबल अमाउंट्स. जो अनकलेक्टेबल अमाउंट्स है उनको कैसे राइट ऑफ किया जाता है? आफ्टर डिटरमिनिंग अ स्पेसिफिक अकाउंट इज अनकलेक्टेबल, डिक्रीज अकाउंट्स रिसीवेबल. जो अकाउंट रिसीवेबल है आप डिक्रीज कर देते हैं, उसको शो करते हैं. एंड डिक्रीज अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स. और जो डाउटफुल अलाउंस होता है अलाउंस वो भी ऑब्वियसली साथ ही डिक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप इस केस में इस बैलेंस शीट को क्रिटिकली जरा ऑब्जर्व करें. दोबारा शुरू करके हम अकाउंट्स बैड डेट्स की बात कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल की. आप देखिए बिफोर क्या है, राइट ऑफ के बाद क्या है और आफ्टर क्या है. बिफोर है जी $8000, राइट ऑफ आपने 200 किए, आफ्टर क्या अपेयर होगा? अकाउंट रिसीवेबल पहले थे $8000, राइट ऑफ आपने 200 कर दिए, आफ्टर रह गए $7800. अलाउंस आपने 500 बिफोर था, उसमें से 200 निकाल दिया, आपने रिसीवेबल अलाउंस रखा हुआ था ना, और 300 आफ्टर उसके रह गया. नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो थी उसकी बाद में 7500 आएगी और उस केस में भी 7500 रहेगी बिफोर और आफ्टर राइटन ऑफ. एक केस में बैलेंस रहता है, एक केस में करेक्टनेस रहती है और एक्यूरेसी समवट क्लोजर टू दी जो टॉप मैनेजमेंट को विजिबिलिटी है उसके लिए आसानी हो जाती है. रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स में रीइंस्टेट द अकाउंट, इंक्रीज अकाउंट्स रिसीवेबल. आप बाज केसेस में रिसीवेबल अकाउंट्स को इंक्रीज कर देते हैं. इंक्रीज अलाउंस फॉर दी डाउटफुल अकाउंट्स. डाउटफुल अकाउंट्स के लिए अलाउंस भी इंक्रीज करते हैं. और कलेक्ट दी अकाउंट, अकाउंट को कलेक्ट करा लेते हैं, इंक्रीज कैश कर लेते हैं. एंड डिक्रीज अकाउंट्स रिसीवेबल, जो भी रिसीवेबल अकाउंट्स हैं उनको डिक्रीज करते हैं आप. एस्टिमेटिंग बैड डेब्ट्स बेस्ड ऑन सेल्स. सेल्स के बेस पे बैड डेब्ट्स को कैसे करते हैं आप? यूज अ हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ एनुअल अनकलेक्टेबल टू एनुअल नेट सेल्स. एक यूज करें हिस्टोरिकल एवरेज को, एवरेज ऑफ एनुअल अनकलेक्टेबल टू दी एनुअल नेट सेल्स को, उसको आप यूज करते हैं. एंड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट एक्सपेंस. बैड डेब्ट एक्सपेंस के भी अकाउंट करते हैं आप. एंड मल्टीप्लाई नेट सेल्स बाय द परसेंट, और नेट सेल्स को आप परसेंट के साथ देख लेते हैं. एडजस्ट बैड डेब्ट एक्सपेंस बाय द अमाउंट कैलकुलेटेड. और बैड डेब्ट्स के अमाउंट जो है उसको प्रेलिवेंसी के साथ देख लेते हैं. एस्टिमेटिंग बैड डेब्ट्स बेस्ड ऑन अकाउंट रिसीवेबल. यूज अ हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ एनुअल अनकलेक्टेबल टू ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल. ये उस हिस्टोरिकली उसको देख रहे होते हैं. एंड कैलकुलेट बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स. डाउटफुल अकाउंट्स के लिए बैलेंस ऑफ अकाउंट्स को आप देखते हैं. मल्टीप्लाई ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल बाय द परसेंट. अकाउंट्स रिसीवेबल बाय द परसेंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं. एडजस्ट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स टू दी अमाउंट कैलकुलेटेड. जो डाउटफुल अकाउंट है उसकी अमाउंट को जो एडजस्ट अलाउंस फॉर दी डाउटफुल अकाउंट्स टू दी अमाउंट कैलकुलेटेड, जो ऊपर अमाउंट हमने कैलकुलेट की है उसी प्रोपोर्शन से इसको एडजस्ट कर लेते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल. अकाउंट्स रिसीवेबल की जो एजिंग है उस पर बात करते हैं. शेड्यूल दैट लिस्ट ईच इनवॉइस बाय डेज elapsed सिंस ड्यू डेट. ड्यू डेट से जो नंबर ऑफ डेज elapsed हुए हैं उस पर बात हो जाएगी. एजिंग कैटेगरीज क्या है? नॉट येट ड्यू, 1 to 30 days, 21 to 60 days, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब वो एज इंटरप्राइज अपने लिहाज से डिसाइड कर लेती है कि उसके कलेक्टेबल की एजिंग क्या है, वो खुद डिसाइड करते हैं. एस्टिमेट बैड डेब्ट्स विद एजिंग शेड्यूल. जो बैड डेब्ट्स हैं वो एजिंग शेड्यूल के साथ भी आप एस्टिमेशन उनकी कर सकते हैं. यूज डिफरेंट परसेंटेज
टू एस्टिमेट अनकलेक्टेबल अमाउंट फॉर ईच एजिंग कैटेगरी। जो भी कैटेगरीज, नंबर ऑफ एजिंग कैटेगरीज जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपसे शेयर किया, उसके लिहाज से इसको मैच करके आप कर लेते हैं। सम ऑफ अमाउंट्स कैलकुलेटेड डिजायर्ड बैलेंस इन अलाउंस फॉर दी डाउटफुल अकाउंट्स। डाउटफुल अकाउंट्स में जो उनके डिजायर्ड बैलेंस है उसको भी साथ ही आप देख लेते हैं। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, दूसरा मेथड है डायरेक्ट राइट ऑफ आप कर देते हैं। राइट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन अकाउंट डिटरमाइंड टू बी अनकलेक्टेबल। आप स्ट्रेट वे राइट ऑफ कर देते हैं जब बिल्कुल आपने देख लिया कि अनकलेक्टेबल है, राइट ऑफ शुरू से आपने कर दिया। इट कॉजेज अ मिस मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये रेवेन्यू और एक्सपेंस में ऑब्वियसली एक मिस मैच शो कर रहे होते हैं। ये एक सिंपल टू मेंटेन होता है, एक सिंपल मेथड है, आपने स्ट्रेट वे राइट ऑफ कर दिया और उसको देख लिया। Gentlemen, with this we finish our lecture 21. Now I would like to share the summary of the lecture। जो आज हमने जो कुछ पढ़ा है आपसे शेयर करें, so that कि आप recapitulate कर लें एंड पे और you are on the same page somewhat जो हमने आज कवर किया अपनी एम्पल कैपेसिटी में। सबसे पहली बात हमने ये बात की, we defined the financial assets and explained their evaluation in the balance sheet। We also described the objective of the cash management। cash management के क्या objective थे। We also explained the means of achieving internal control of over cash transaction। internal control कैसे cash transactions पे किया जा सकता है, उसके means पे हमने डिटेल में बात की। We also prepared a bank reconciliation and explained its purpose। बैंक reconciliation क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, errors क्यों आती हैं, इसका पर्पस क्या है, और एंड पे हमने देखा एक दो न्यूमेरिकल्स भी किए, केस स्टडी दो किए कि इसका पर्पस क्या है। रिकंसिलिएशन के जरिए जो फ्रॉड्स होते हैं, थेफ्ट होती है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, वो भी हमने एक केस स्टडी को देखा ताकि हम कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएं। उसके बाद जेंटलमैन वी कवर्ड द अकाउंट फॉर अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स यूजिंग द अलाउंस एंड डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड्स। कि रिसीवेबल अकाउंट जो है, जो अनकलेक्टेड बैड डेब्ट से इसको कहा जाता है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड भी हमने देखा, और रिसीवेबल अनकलेक्टेबल अकाउंट्स को कैसे हैंडल करना है उसकी भी हमने बातचीत की। वी आल्सो इवैल्यूएटेड द लिक्विडिटी ऑफ वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स। डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स को कैसे लिक्विडिफाई करना है, कैसे उनको ट्रांजैक्शन करनी है, उस पर भी बात हुई। वी आल्सो अकाउंटेड फॉर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे भी बात हुई हमारी। जेंटलमैन विद दिस वी फिनिश आवर लेक्चर 21। हमने जो कुछ इसकी समरी थी मैंने आपसे शेयर किया। एज यूजुअल एज ए मैसेज ऑफ गुडनेस एंड पॉजिटिविटी इन लाइफ, आपको बताया कि मैं लेक्चर के एंड पे आपसे कुछ अच्छा मैसेज शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को रीच शेयर करूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे भी शेयर करूँ। यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई कोलीग्स। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ जहाँ पहुँचे ये उसी जज्बे के तहत है। गुडनेस इज दी करेंसी। सो उस सिलसिले में आपसे शेयर करता हूँ। एवरी न्यू डे इज अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ। हर आने वाला दिन मेरा रब बेजुल जलाल, मेरा खालिक कायनात, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राज़िक वहदहु ला शरीक जो है, मुझे जो ज़िंदगी के सांस दे रहा है, वो अल्लाह ताला असल में मुझे एक चेंज के लिए चांस दे रहा है कि मैं हर आने वाले दिन एक बेहतर मुसलमान बनाऊँ। एक हदीस शरीफ भी है जिसका मफहूम है कमी बेशी अल्लाह मुझे माफ़ करे। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मोमिन का हर आने वाला दिन गुजरने वाले दिन से बेहतर होता है। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ ग्रूमिंग प्रोसेस जो कब्र की दीवारों तक जारी रहेगा। हमें रिव्यू करना चाहिए डेली बेसिस के मेरा कल कैसा गुजरा और मुझे आगे कैसे बिहेव करना है, ऑन हाउ इट शुड बी। अगली एक कोटेशन दूसरी है, सरेंडर टू व्हाट इट इज, लेट गो ऑफ व्हाट वाज, हैव फेथ इन व्हाट विल बी। देखिए हम लोगों की जिंदगी में एक डिप्रेशन मैनेजमेंट का एलिमेंट है ये कि हम पिछली उम्र में हम पछतावा करते रहते हैं, मौजूदा दौर में हम मुस्तकबिल का सोचते रहते हैं और मुस्तकबिल खाली चला जाता है। तो ये भी गलत बात है। डिसअपॉइंट, अल्लाह ताला दो गुनाह मैं एक बुक में पढ़ा था माफ नहीं करेंगे, मैं आपसे शेयर करता हूँ कौन से। एक है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अपनी अक़वाल में, अपनी चीज़ में, अपनी सलाहियत में, अपनी तारीफों में वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं। उसके साथ किसी को शरीक करना अनएक्सक्यूजेबल सिन है। दूसरी बात, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना भी इक्वली अनएक्सक्यूजेबल है। सो ये दोनों बातें आउट करें और हम आने वाले माजी पे पछताना काम करें, अल्लाह की रहमत पे बिलीव करें। इकबाल ने कहा था तो अकल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। कि पहले आप खुद अपनी मेहनत करें फिर उसका अंजाम आगे छोड़ें। और ये जो स्लाइड आपको शो किया मैंने, ये भी इसी पे शो करती है। सरेंडर टू व्हाट इज, लेट गो ऑफ व्हाट वाज, हैव फेथ इन व्हाट विल बी। अल्लाह ताला जो करेंगे बेहतर करेंगे और पिछला भूल जाएं, आगे मुस्तकबिल में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। जेंटलमैन, मैं इस दुआ के साथ, इस ख्वाहिश के साथ रब अज़्ज़ल जलाल से अपनी इस हम्बल कैपेसिटी में दुआ के साथ कि रब अज़्ज़ल जलाल
आपको और मुझे एक अच्छा इंसान बना दे, हमें एक पॉजिटिविटी के रूट पे चला दे, हमें एक कम्युनिटी के लिए अच्छा बना दे, हमें अपने वालिदैन का मुअद्दब बना दे, हमारे मसाइल हल कर दे, हमें एक अच्छे इंसान के तौर पे अपने नेक बंदों में शामिल करे। एंड वी शुड बी अ सोर्स ऑफ कंफर्ट टू पेरेंट्स, टू ह्यूमैनिटी एंड कम्युनिटी, और प्यारे वतन के लिए हर लिहाज से अच्छा बना दे। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और हमें स्वयं अपनी ज़ात के रब्बे ज़ुल जलाल किसी का मोहताज ना करे। थैंक यू वेरी मच। फी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।